मॉर्निंग। आपका चेहरा तो कभी कभी माइक के सामने आता है। मैं कहा फटाफट गुड मॉर्निंग बोल दें सर को। गुड मॉर्निंग जी। ट्यूलिप वाले सर। आ, रोज वाले मैम या सर मेरे को नहीं दिख रहे। बाकी दोनों को तो गुड मॉर्निंग होगी मेरी। लो बेटे, आज हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है, फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सभी बच्चे नोटबुक्स के साथ रेडी हो जाए कर। नोटबुक निकाल लो बेटे प्लीज। और हो सकता है हमने असाइनमेंट्स भेज दिए हैं ईएमआई की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, और वो भी हो सकता है आपके चलते लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। शाबाश शाबाश। आए, प्लीज सेटल डाउन नॉन मेडिकल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वेरी डिसिप्लिन्ड स्कूल। शाबाश शाबाश। रोज बच्चे भी सेटल हो गए, ट्यूलिप भी सेटल हो गया, नॉन मेडिकल भी सेटल हो गया। अब मेरे को शुरू करना चाहिए। वेरी नाइस बेटे। एवरीबॉडी प्लीज नोट कर लिया करो, बस जब टीचर लिखना शुरू करे ना तो आप भी साथ में लिख लिया करो। मैं एक्चुअली बहाने से आपको टाइम देता होता हूँ कि आप कॉपी कॉपी खोल लो। शाबाश बेटे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं, इससे पहले मैं आपको एक हल्की सी स्टोरी सुनाऊंगा। जो बच्चा ये स्टोरी सुनेगा वो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेगा। बिलीव मी, मैं वादा करता हूँ वो फाइनल पेपर तक भूलेगा नहीं वो। ठीक है, शाबाश। वो स्टोरी क्या है, ध्यान से सुनो बेटे। मान लीजिए आप लोगों ने घर में रंग बिरंगी मछलियां पालने वाला एक्वेरियम रख लिया बेटे। एक्वेरियम, AQUARIM, एक्वेरियम। ठीक है, तो नेचुरली इसमें पानी है और इसमें रंग बिरंगी मछलियां हैं। पारदर्शी शीशे के अंदर एक्वेरियम है। कई बच्चों के घर में शायद हो भी, कईयों के शोरूम में रखा होता है, कईयों का जो आजकल जो चंडीगढ़ में तो जो लोग घरों में सेंटर टेबल बनाते हैं ना, सेंटर टेबल, वो इसका बना लेते हैं। तो वो जो गेस्ट आता है तो रंग बिरंगी मछलियां बड़ी अच्छी लगती हैं। एनी, अब इसमें टीचर आपको क्या बताना चाहता है। मान लीजिए आपने काफी सारी ये छोटी छोटी मछलियां इसमें रख ली और ये मछलियां रैंडमली इधर उधर मूव करती हैं। याद रहे ये कहानी हमारे टॉपिक से हाईली हाईली लिंक्ड है। ध्यान से सुने। ये मछलियां अपनी मर्जी से इधर उधर भागती भागती है रैंडमली, जिगजैग। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनका रिजल्टेंट मोशन क्या है, आप कहोगे सर कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, कोई ऊपर, कोई लेफ्ट, कोई राइट। तो ये तो एक दूसरे का मोशन नलिफाई कर रही है। एज ए होल ग्रुप तो कहीं नहीं जा रहा। इट मींस इनका नेट मोशन जीरो है। ओके, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आपने क्या करा, एक दिन आपने उसी एक्वेरियम में एक बड़ी मछली डाल दी। ओके, तो जब ये मछली, बड़ी मछली, ध्यान से सुनो, जब तक ये बड़ी मछली एक जगह पर खड़ी रहती है तब तक इन छोटी मछलियों को कोई खतरा नहीं है। ये आराम से अपना रैंडम मोशन जारी रखती है। लेकिन मान लीजिए ये बड़ी मछली थोड़ा बहुत अपने किसी खास पर्पस के लिए इधर को आती है, नॉट नेसेसरीली कि वो उनको नुकसान पहुंचाने आती है। वो तो अपना कोई बिस्कुट पकड़ने, कोई दाना खाने उधर को जाती है। लेकिन ये सारी छोटी मछलियां डर जाती हैं। ये डर जाती हैं तो ऑटोमेटिकली सारे का सारा ग्रुप सा उधर को भाग जाता है, इससे डर के परे को भाग गया। इसका मतलब जब तक बड़ी मछली मोशन में रहती है तब तक ग्रुप ऑफ फिशेस का मोशन रिजल्टेंट मोशन बना, क्योंकि होल का होल ग्रुप यहां से यहां पहुंच गया डर के।
लेकिन ये बड़ी मछली थोड़ा सा आगे जाके रुक जाती है। जैसे ही रुक जाती है, वो जो ग्रुप परे गया हुआ था वो फिर से अपना रैंडम मोशन शुरू कर देता है, नो रिजल्टेंट मोशन। और एक दिन क्या होता है, एक बार क्या होता है, ये बड़ी मछली वापिस आ जाती है। जब बड़ी मछली वापिस आ जाती है, तो वो जो छोटी मछलियों का ग्रुप डर के कॉर्नर पे लग गया था, वो फिर से इधर को खुली जगह में आने की कोशिश करता है। यानी उस वक्त भी रिजल्टेंट मोशन हो जाता है फिशेस का। क्लियर है? इतनी बात अब आपने याद रखना है। जिस बच्चे को ये चीज याद होगी, वो ईएमआई को बड़े अच्छे से समझ लेगा। अब दूसरी बात भी समझ लो, फिर मैं इनको लिंक करूंगा आपस में, देखना बेटा। आप सभी को पता है, ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द घूमता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। ओके। लेकिन आपको शायद ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है, तो बिल्कुल चांद जैसे धरती के इर्द गिर्द, जैसे ऐसे समझ लो, चलो जैसे अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती है वैसे घूमता है। कैसे? अर्थ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमती है और बीच में सन होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो वो अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट भी करता है। यानी ऑर्बिटल मोशन भी होता है, स्पिन मोशन भी होता है। इन मोशंस की वजह से ये एटम एज एटॉमिक डाइपोल एक्ट करता है। एटॉमिक डाइपोल। अब बच्चा कहता है सर एटॉमिक तो चलो समझ आया, एटम से लिंक्ड बात है। डाइपोल तो मैग्नेट से लिंक्ड होता है ना, एक नॉर्थ एक साउथ। वो यहां पर कहां से आ गया? अब ध्यान से सुनो। एक तो आपने केमिस्ट्री में एटम के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ रखा है, क्लियर है, +2 के सिलेबस में। तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गया। दूसरी बात और सुनो, दूसरी बात और, जब इलेक्ट्रॉन इधर को घूम रहा है, तो सभी बच्चों को मानना पड़ेगा क्या बेटे, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट मापा जा सकता है। और जब करंट कैरिंग लूप हो, जैसे एक वायर में करंट जा रहा हो, तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और जब पुरानी क्लासों में मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक बार बताया था, अगर वो करंट, अब करंट की डायरेक्शन देखनी है, इलेक्ट्रॉन की नहीं देखनी। करंट इज अज्यूम्ड अपोजिट टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके। तो वो इक्विवेलेंट जो करंट है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से आया, उसको हम देखेंगे करंट एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो फेस हमें दिख रहा है वो नॉर्थ बनेगा, देखो एन कैपिटल रखा टीचर ने। अगर क्लॉकवाइज दिखता है, तो टीचर ने एस कैपिटल करा। तो जिधर से ऑब्जर्वर देख रहा है, अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ऊपर वाला फेस साउथ बनेगा, और उसके नीचे जो होएगा वो नॉर्थ बनेगा। तो नेचुरली एक तरफ से करंट का मोशन क्लॉकवाइज दिखेगा, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ नॉर्थ बनेगा, एक तरफ साउथ। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से एटम बिहेव एज ए स्मॉल मैग्नेट। और मैग्नेट के दो पोल होते हैं, डाई मैंने दो, पोल मैंने मैग्नेटिक पोल, इसलिए उस बने हुए छोटी सी मैग्नेट को हम एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं। ऐसे छोटे से एरो से उसको दिखाते हैं, एटॉमिक डाइपोल। क्लियर है? लेकिन सर इनका फिश वाले से क्या लेना देना है? अब लिंक होएगा, अब लिंक होएगा बच्चे, शाबाश। एक तरफ अब टीचर ने अपने बच्चों को ये समझाया एटॉमिक डाइपोल, और एक तरफ उन्होंने एक्वेरियम का कॉन्सेप्ट समझाया। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनना बेटे, ये जो वर्ड है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मीनिंग समझो। इलेक्ट्रो वर्ड लिया गया इलेक्ट्रॉन से, यानी चार्ज से लिंक्ड बात है। मैग्नेट तो आप समझते ही हो, मैग्नेटिक मैग्नेट से ले गया। और जब भी वर्ड इंडक्शन आ जाए साइंस में, किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड। इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड, नेबरहुड। जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आपको कराता था, तब भी थोड़ा बहुत बताया था, इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड। सर क्या कहना चाहते हो? ये तो आप टुकड़ों में बात बताई, फिश वाला, एटॉमिक डाइपोल, उसके हेडिंग का मतलब बताया। अब सारांश में क्या बात कहना चाहते हो वो बताओ। अब सुनो बेटे, मान लीजिए मेरे पास ये एक मेटल की कॉइल है। ओके सर। और इधर वाली तार मैं गाड़ी कर देता हूं, और आप अज्यूम करो ये वाली तार बाहर को निकली हुई है बोर्ड से,
और जो डिम दिखा रखी है वो अंदर को है। और यहां पर मैंने इसके अंदर एक हल्का सा गैल्वेनोमीटर लगा दिया, बहुत सेंसिटिव, हल्का मतलब, और यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा सेंसिटिव एलईडी बल्ब भी लगा दिया। अब देख लेना ध्यान से, क्या ये एलईडी बल्ब जगेगा या इस गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होएगी? एक बच्चा कहता सर नहीं होएगी, बिल्कुल नहीं होएगी। मैंने कहा क्यों? सर बैटरी कहाँ लगाई है आपने? बैटरी नहीं तो करंट भेजना है। मैंने कहा बिल्कुल सही, ना तो ये एलईडी ग्लो करेगा ना ही ये गैल्वेनोमीटर ग्लो करेगा। अब एक बात और सुनो, अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल की एक बार मैग्नेट रख दूं तो होएगा कुछ? सर तो भी क्या होना है, आपने एक मैग्नेट रखी है, यहाँ कोई बैटरी थोड़ी लग गई मैग्नेट रखने से, अभी भी गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगी और एलईडी ग्लो नहीं करेगा, नो करंट। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब यह मैग्नेट को मैं आगे को लेके जाता हूं, ध्यान से सुनना, तो इस मेटल की वायर में जो कि एटमों की बनी हुई है, जिसमें बहुत छोटी छोटी ऐसी एटॉमिक डाइपोल नाम की मैग्नेट्स हैं, उस मैग्नेट और इस मैग्नेट का आपस में इंटरएक्शन शुरू हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन इसमें रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, नो रिजल्टेंट मोशन, इस मैग्नेट के प्रभाव से वो मैग्नेट इन्फ्लुएंस्ड होएगी और रिजल्टेंट मोशन होएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट मोशन हो जाएगा। बिल्कुल वैसी बात जैसे एक बड़ी मछली आई, उससे डर के ये छोटी मछलियां रिजल्टेंट मोशन दिखाने लग जाती हैं। जितनी देर ये बड़ी मैग्नेट मोशन में रहेगी तो उसका इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से लिंक्ड रहेगा, इंक्रीजिंग, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। जैसे जैसे ये मैग्नेट आगे जाएगी तो इस मेटल के अंदर जो नंबर ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स हैं, क्योंकि मेटल कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड एटम बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इस बाहर वाली मैग्नेट के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में अपना रिजल्टेंट मोशन दिखाएगी, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड जरूर होएगी। पर बड़ी मैग्नेट तो भारी मैग्नेट है, वो तो पीछे को जा नहीं सकती। जैसे हम उसको हाथ से पकड़ के आगे लेके जाएंगे तो मेटल के अंदर जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स है वो एक पर्टिकुलर दिशा में भागने लगेंगे, जिससे रिजल्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गया। रिजल्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से इसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज आ गई, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से जानते हैं, स्मॉल ई से लिखते हैं। और इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब भी वोल्टेज पैदा होती है और सर्किट कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, क्लोज्ड हो, तो इंड्यूस्ड करंट भी आ जाता है, इसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। और प्रूफ क्या है? गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो कि यूजुअली जीरो पे खड़ा होता है सेंटर पे, जिधर से करंट आता है, मान लीजिए इधर से करंट आया तो वो करंट पॉइंटर को धक्का मार देगा। गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर की डिफ्लेक्शन हमें कंफर्म कर देगी इसमें करंट है। और अगर बहुत ही बढ़िया सेंसिटिव एलईडी लगा रखा है तो उसमें भी ग्लो आ जाएगा। अब देखो जरा टीचर ने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर साइड पे मैग्नेटिक फील्ड जो कि वेरिएबल इन नेचर है, उसका इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड आ गया और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिन बच्चों को ये सारी स्टोरी एक्वेरियम से लिंक करके अच्छे से समझ आ गई, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, शाबाश। हूसोएवर अंडरस्टूड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपने जब पेपर में जाना है तो याद तो ये रखना इन द बैक ऑफ माइंड, लेकिन लिंक क्या करना है? छोटी मछलियां एटॉमिक डाइपोल के इक्विवेलेंट हैं, बड़ी मछली बाहर की बार मैग्नेट की मूवमेंट के इक्विवेलेंट है। तीसरी बात, बड़ी मछली का जो छोटी मछलियों के ऊपर डर था, यहां पर बड़ी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का छोटी मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरएक्शन। ओके, तो जो बच्चा इस तरीके से याद रखेगा वो श्योर शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिख के आएगा। अब अगर मैं इसको इंग्लिश में बोल के दिखाऊं, प्रोफेशनल लैंग्वेज, पेपर की लैंग्वेज, प्लीज लिसन केयरफुली। ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट, ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय लाइनों के गुच्छे को बोलते हैं। जितना जितना ये मैग्नेट आगे जाएगा उतना इससे फ्लक्स ज्यादा लिंक्ड होती जाएगी।
सर कैसे ज्यादा कैसे होगी, मैग्नेट तो वही है। देखो बेटे, नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, साउथ में एंटर करती हैं, वो भी परपेंडिकुलरली। अब जैसे जैसे मैं मैग्नेट क्लोज लेके जाऊंगा तो इन मैग्नेटिक लाइंस को फैलने का मौका ही नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा मैग्नेट जाएगी उतनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कॉइल में कट करने का मौका मिलेगा। अगर मैं इसको पीछे ले जाऊंगा तो एक दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ही कट कर पाएंगे, अगर आगे ले जाऊंगा तो गुच्छे को खुलने का मौका ही नहीं मिलेगा, चुंबकीय लाइनें ज्यादा कट करेंगे। इसका मतलब है ड्यू व्हेन मैग्नेट इज मेड टू मूव क्लोजर टू द कॉइल, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होती चली जाएगी कॉइल के साथ। तो अब इंग्लिश में सुनो, whenever the variable magnetic flux is linked with the metallic coil, then due to the process of EMI, induced EMF gets in the coil. And if coil is closed from every side, then this induced EMF will be responsible to send induced current in the circuit. This induced current can be checked, its presence can be proved by two processes. Number one, deflection of the galvanometer from 0 point to non-zero point. Second, the LED will start glowing. These two things will confirm that there is induced EMF. As a result of induced EMF, there is induced current. Induced current का सिंबल I लेना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की यूनिट वोल्ट, इंड्यूस्ड करंट की यूनिट एम्पियर। सर आप इसको सिंपल करंट क्यों नहीं बोलते, इंड्यूस्ड करंट क्यों बोलते हैं? सिंपल करंट इसको मैं तब बोलता अगर मैंने इस सर्किट में खुद से बैटरी लगा के तब करंट फ्लो कराया होता। सर इंड्यूस्ड करंट क्यों बोला है? बेटे देखो, इस मैग्नेट के पड़ोस के की वजह से ही तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आया और मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ, उसी से तो करंट पैदा हुआ। और वैसे भी इंडक्शन का मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड। जिन बच्चों को ये चीज समझ आ गई तो उनको ईएमआई की डेफिनेशन समझ आ गई। और जिस साइंटिस्ट ने ये बताई थी बेटे, उसका नाम था फेराडे, और उसने 3 लॉ दिए थे, और उन लॉज में से फर्स्ट लॉ भी अपने बच्चों को समझ आ चुका है। तो फर्स्ट लॉ ईएमआई की डेफिनेशन ही है, बिल्कुल वही है बेटे। क्या हो सर, देसी शब्दों में बताना एक बार। जब तक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ लिंक्ड रहेगा तब तक इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और अगर ये कॉइल कहीं से भी कॉपर की वायर टूटी नहीं हुई तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट भी भेजेगा। जिन बच्चों को फैराडे का फर्स्ट लॉ समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड बेटे। बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स है। मैं अगर वहां पर होता, इतना बढ़िया रेस्पॉन्स है बच्चे, मैं आपको वहां पर आके शाबाश देता बच्चे। आप मानोगे, तीनों क्लासों को मैं कैमरे पे देख रहा हूँ, एकदम से 3 सारे बच्चे का हाथ खड़ा है। इसको बोलते हैं गुड लिसनर। अ गुड लिसनर इज ए गुड लर्नर, जैसे कि ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट, अब हम ईएमआई के ऊपर एक सेकंड लॉ को स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कि फैराडे सेकंड लॉ। लिसन वेरी अटेंटिवली, शाबाश। मेरे को पूरी उम्मीद है बच्चे मेरे सेकंड लॉ भी अच्छे से समझेंगे। शाबाश। वी आर गोइंग टू डिस्कस फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, which is written by the very popular abbreviation EMI। सर ये क्या है, ध्यान से सुनना। अब बेटे देखो, ये जो टीचर ने चेंज इन फ्लक्स बताया था कॉइल के साथ लिंक्ड, ये चेंज इन फ्लक्स नॉर्थ और मैग्नेट के आगे मूव करना या पीछे मूव करना, जब तक ये चेंज जारी रहेगा, सर किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में। सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, चुंबकीय लाइनों का ग्रुप विच इज लिंक्ड विद द कॉइल। ओके ओके सर, समझ गए समझ गए। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो, अब कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, यानी ये मैग्नेट अपने मोशन में रुकनी नहीं चाहिए। यस, जब तक ये मैग्नेट मोशन में है तब तक इस कॉइल में
स्क्वायर से लिंक्ड जो फ्लक्स है वो फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, उसमें चेंज इन फ्लक्स जारी रहेगा। डेल्टा मैंने चेंज इन फ्लक्स। आपका अगला लॉ कहता है टिल, टिल जब तक चेंज इन फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब तक क्लोज्ड सर्किट में इंड्यूस्ड करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दूसरा बच्चा कहेगा सर बेसिकली आपने पहली बात को ही घुमा के बोल दिया बस, कि जब तक ये चेंज इन फ्लक्स रहेगा, याद रहे टीचर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बोल रहा, बार बार बोल रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, गलती मत कर देना पेपर में। जब तक चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूड रहेगा तब तक इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा यानी कि वोल्टेज, और तब तक करंट भी फ्लो करता रहेगा। और याद रहे इन तीनों टर्म्स की यूनिट अलग अलग है। मैग्नेटिक फ्लक्स को यूनिट कर ऐसा यूनिट में मेजर करते हैं वेबर में, वेबर। इंड्यूस्ड ईएमएफ को मेजर करते हैं वोल्ट में, और करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में बच्चे। तो ये था आपका फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। कितने बच्चों को समझ आ गया? रेज योर हैंड। शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छे, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया लगता है। और खास तब तो मेरे को बहुत ही खुशी होती है जब पंजाब के बच्चे मेरे से इस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि मैं खुद पंजाब से पढ़ा हूँ। मेरे को ऐसे लगता है मैं अपनी स्टेट को कुछ तो दे रहा हूँ वापस, कुछ तो दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, सर इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के तरीके बताओ। यस, आई एम गोइंग टू टेल यू द मेथड्स, लिसन वेरी अटेंटिवली। अब मान लीजिए ये मेरे पास कॉइल है, ओके सर, और इस कॉइल से अगर मैंने एरिया वेक्टर निकालना हो तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉइल। ये इसका एरिया वेक्टर है। वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, अगर इस कॉइल का एरिया 20 मीटर स्क्वायर हो, 20 मीटर स्क्वायर, तो इस एरिया वेक्टर की लंबाई 20 मीटर होती है, और ये कॉइल के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना के जाती है। ओके सर, एक बात समझ आई। दूसरी बात, अब टीचर यहां पर हॉर्स शू मैग्नेट बना रहा है, लाइक हॉर्स शू मैग्नेट, सभी बच्चों ने देखी हुई है जूनियर क्लासेस में हॉर्स शू मैग्नेट। मान लीजिए इधर मैंने दिखा दिया नॉर्थ रेड कलर से, और आपको पता है साउथ हमेशा ब्लू कलर से दिखाते हैं, ये दिखा दिया। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटसाइड द मैग्नेट आर ऑलवेज पॉइंटेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। सो इसका मतलब नॉर्थ से चल के ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी। तो दोनों वेक्टर्स को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर दिस और एरिया वेक्टर दिस, और इन दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन में कभी भी आपने लार्जर एंगल कंसीडर नहीं करना, स्मॉलर एंगल कंसीडर करना है, थीटा। ओके बेटे, अगर हमें ये दोनों वेक्टर पता लग जाए तो इस कॉइल के साथ एट एनी मोमेंट जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगी उसका फार्मूला बाय डेफिनेशन ये होएगा बी डॉट ए। बी डॉट ए, बी क्या है? बी होता है बेटे, इसके काफी सारे नाम हैं, सुन लेना सारे नाम। एक नाम है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ओके सर। दूसरा नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ओके सर। तीसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और चौथा नाम इसका जो चलता है वो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड ही चलता है। इस कैपिटल बी को कैसे मेजर करते हैं बेटे? इस कैपिटल बी की जो एसआई यूनिट होती है, सभी बच्चे सुन लो, वो होती है टेस्ला, कैपिटल टी से लिखते हैं। जो आप चैप्टर कर रहे हो ना ईएमआई, उससे पहले वाला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आपके सिलेबस में, ठीक है। लेकिन स्कूल वाले सर के मेरे को बोला गया कि सर आप ईएमआई कराओ, बाकी मैं देखता हूँ। हो सकता है सर के माइंड में हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड खुद कराएंगे शायद, बाकी जैसे भी उनके मेरे को इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो ऐसा ही यूनिट हो गया टेस्ला। अब ए का एरिया वेक्टर का यूनिट होता है मीटर, और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। तो आप सभी को पता है डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो बी ए कॉस थीटा होता है। ये इसका फार्मूला बना बच्चे। एक चीज और सुनो,
अगर इस कॉइल की मल्टी टर्न्स हो, जैसे ये ऊपर को वायर गई नीचे को निकल गई ना, लेकिन मैं ऊपर को ले जाके 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न 10 टर्न 15 टर्न 100 टर्न फिर नीचे लेकर आया, अगर ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स मेरे को पता हो तो उससे ये मल्टीप्लाई हो जाती है फ्लक्स। अगर एक ही टर्न हो तो कैपिटल एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। इसका मतलब ध्यान से सुनो, फ्लक्स को चेंज करने के कितने तरीके हो गए। पहली बात, चेंज इन फ्लक्स लाने के कितने तरीके हो गए सर, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दो। वेरी गुड, पहले के मुकाबले और कोई नंबर ऑफ टर्न्स। सर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को या तो ज्यादा कर दो या तो कम कर दो। ओके। सर एरिया वेक्टर या तो ज्यादा कर दो या तो कम कर दो। ओके। सर ये जो आपने कॉइल रखी है ना, इसके एरिया वेक्टर और बी में ना एंगल थीटा दिखाया है सर। आप इस थीटा को आप ऊपर नीचे करके ना कॉइल का सरफेस ऐसे घुमा के थीटा चेंज कर दो। मैंने कहा उससे क्या होगा। सर देखो कॉस थीटा का जब थीटा चेंज होएगा ना तो आपका फाई भी चेंज होएगा, क्योंकि थीटा चेंज होने से कॉस फाई की वैल्यू चेंज होएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने से, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत चेंज करने से, एरिया वेक्टर चेंज करने से और थीटा चेंज करने से, इन सभी के चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा फिर सारी कहानी यही, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होएगा, फिर कुछ ना कुछ करंट भी होएगा और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो से बदल के कुछ ना कुछ हो जाएगी। ओके। इसको टीचर ने फैराडे सेकंड लॉ तो यहां तक किया है इधर, लेकिन यहाँ पर टीचर ने बोला चेंज इन फ्लक्स लाने से ऐसा होगा। पर बच्चे के क्वेश्चन में आता है माइंड में, क्या चेंज इन फ्लक्स लाने का एक ही तरीका है मैग्नेट को आगे ले जाना या पीछे ले जाना। नहीं नहीं, और भी कई तरीके हैं। सर कौन सा। मैग्नेट को फिक्स रख लो, इस कॉइल को आगे पीछे कर दो। ओके। तो मैग्नेट को भी आगे ले जाओ, कॉइल को भी पास ले आओ। ओके। और एक एक बच्चा कहता है सर अगर ऐसे करें, मैग्नेट पकड़ लें कॉइल पकड़ लें, उनको बराबर की दूरी से एक ही डायरेक्शन में लेके जाएं। मैंने कहा बेटे फिर गलत है, क्योंकि उस सिचुएशन में रिलेटिव मोशन हो ही नहीं। तो एक मैग्नेट उसी स्पीड से कॉइल के साथ लिंक्ड है और दोनों बराबर की दूरी से आगे जाए जा रहे हैं, तो कांस्टेंट फ्लक्स लिंक करेगा ना इसको। कांस्टेंट तो लाना नहीं है, चेंज इन फ्लक्स लाना है। ओके ओके। दोनों टाइम के बीतने के साथ इन दोनों के बीच में गैप चेंज होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन गैप। अगर वो चेंज होता है तो चेंज इन फ्लक्स रहेगी, अदरवाइज ये तरीके हैं। सर इसमें कैसे, पहले 1 टर्न थी आपने 10 टर्न बना दिया। सर दूसरा, पहले मैग्नेटिक फील्ड 100 टेस्ला का था, आपने 500 टेस्ला का कर दिया, एकदम से हॉर्स शू मैग्नेट स्ट्रॉन्गर लेकर आ गए, बी स्ट्रॉन्ग हो गया। और सर ये एरिया वेक्टर कैसे चेंज कर सकते हो भाई, पहले कॉइल सर्कुलर शेप में थी वायर से, बाद में उसी कॉइल को मैंने स्क्वायर शेप में बना दिया, लो ये एरिया चेंज हो जाएगा। सर थीटा, भाई पहले कॉइल इधर को मुंह करके खड़ी हुई थी, अब मैंने उसको उधर को कर दिया या नीचे को कर दिया, तो थीटा चेंज हो जाएगा। तो कितने बच्चों को फ्लक्स के चेंज करने के मेथड पता लग गए हैं, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, शाबाश, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। शुक्र है भाई गुरु का, परमात्मा हरे कृष्णा, आपको मेरे बच्चे को इतना प्यारा समझ आ रहा है। थैंक यू थैंक यू। सो अल्टीमेटली आपको फैराडे का सेकंड लॉ डिटेल में समझ आ गया। अब मैं अपने बच्चे को बताने लगा हूं थर्ड लॉ। इसको डालते हैं मेमोरी में, लेकिन अपने आप को चेक करने के लिए कि कहीं हम पुराना तो नहीं भूल गए। तो टीचर अपने बच्चों को मेमोरी से निकाल के दिखाता है पुराना। देखो तो फिश वाली एग्जांपल भूल तो नहीं गया मेरा बच्चा। वेरी गुड, याद है सर, सभी याद है। अब सेकंड लॉ समझ आ गया मेरे बेटे को, आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ पे, शाबाश। थर्ड लॉ गिवन बाय फैराडे, पूरा फैराडेज थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लो भाई गुड़िया, सुन लो, ध्यान से सुनना। अब मैं एक फिगर बना रहा हूं हाइपोथेटिकल, एक कॉइल इधर आई, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक कॉइल इधर आ गई, बिल्कुल वैसी कॉइल वैसी मेटल की बराबर के साइज की, उसी वायर की, उसी तरह की वायर की, एक गैल्वेनोमीटर यहां लगा दिया।
ओके, फिर मैंने कहा कि यहां पर आप इमेजिन करो एक बड़ी सारी बार मैग्नेट है। ओके सर, इसको ये वाली लड़की अपने सिर पे रख के भागी हुई जा रही है। ओके सर, कितनी वेलोसिटी से? बेटे मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। 20 तो कुछ ज्यादा ही हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है सर। और यहां पर ध्यान से सुना, यहां पर मैंने एक बार मैग्नेट बिल्कुल बराबर के ताकत की उतनी ही दूरी पर रख के, लेकिन इस बार मैंने इसको उसैन बोल्ट के सिर पे रख दिया। उसैन बोल्ट समझते हो बच्चे? कितने बच्चों को पता है उसैन बोल्ट क्या कौन है? उसैन बोल्ट कौन है? दुनिया में सबसे तेज भागने वाला दौड़ाक लड़का, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओके, उसको लगा दिया। वो भी अपना मैग्नेट उधर को जा रहा है। मान लीजिए उसकी वेलोसिटी है 22 मीटर पर सेकेंड। अंदाजा। तो इसकी वेलोसिटी लड़की की, आम लड़की की वेलोसिटी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसमें भी मैग्नेट ए से बी पोजीशन पर पहुंची, इसमें भी मैग्नेट ए से बी पोजीशन पर पहुंची, इसमें भी कॉइल के साथ इंक्रीजिंग फ्लक्स लगेगी, इसमें भी कॉइल के साथ इंक्रीजिंग फ्लक्स लगेगी। लेकिन आप श्योर शॉर्ट आंसर दे दोगे सर, उसैन बोल्ट के केस में चेंज इन फ्लक्स को लगने के लिए टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होएगा। क्यों भाई? सर लड़का तेज भाग रहा है ना, 22, आप ही देखो। यहां पर सर चेंज इन फ्लक्स लगने के लिए टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लग जाएगी। क्यों भाई? सर लड़की उतना तेज नहीं भाग पा रही ना सर। ये देखो 12 से भाग रही है, आपका वर्ल्ड का बेस्ट एथलीट 22 से भाग रहा है। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? सर हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें भी चेंज इन फ्लक्स उतना ही आया, लेकिन टाइम फैक्टर इसमें ज्यादा लग गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसमें कम है। मैंने कहा ओके। इसमें सर चेंज इन फ्लक्स तो उतना ही आया क्योंकि ए से बी तक ही पहुंची है मैग्नेट इसमें भी, लेकिन टाइम ड्यूरेशन कम लगने की वजह से लड़का तेज भाग रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपका ज्यादा हो गया। यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम हो गया। ओके भाई, क्या कहना चाहते हो? सर फैराडे साइंटिस्ट ने यह देखा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। ओके, तो इसी को अगर आप सर लैंग्वेज में लिख दोगे तो वो थर्ड लॉ बन जाएगा। आई सेड ओके। भाई इसका मतलब तो ये लगता है मेरे को, जितना चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगा उतना वोल्टेज डेवलप ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी सर। सर अगर वोल्टेज ज्यादा डेवलप हो जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट भी ज्यादा हो जाएगा। ओके, पर प्रूफ क्या है बेटे? सर प्रूफ सीधी बात है, यहां पर जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन होएगी वो जीरो से थोड़ी दूर होएगी। ओके ओके, और यहाँ पर जो जीरो की डिफ्लेक्शन होगी, जीरो पॉइंट से गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर की, वो ज्यादा दूर होगी। देखो बड़ी डिफ्लेक्शन आ गई सर, उधर छोटी डिफ्लेक्शन आई। ये प्रूफ है कि इंड्यूस्ड करंट उसेन वोल्ट वाले केस में ज्यादा होगा। अल्टीमेटली सर आपको मैं ये बताना चाहता हूं कहानियों की मदद से कि दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, कितने बच्चों को ये थर्ड लॉ समझ आ गया? शाबाश, रेज योर हैंड। जितना तेजी से मैग्नेट लेकर आएंगे उतना टाइम कम लगेगा। तो इस बार नॉन मेडिकल का ये फर्स्ट बच्चे को छोड़कर बाकी सबको समझ आया। गुड जॉब, गुड जॉब, शाबाश। अब इस थर्ड लॉ की मैं डिटेल थोड़ी सी बताऊंगा आपको। डिटेल क्या डिटेल बताना चाहते हैं सर? लो सुनो। जब टोटल चेंज इन फ्लक्स को टोटल से डिवाइड करें टाइम से, तब भी रेशियो वही रहती है जब स्मॉल चेंज ऑफ फ्लक्स को स्मॉल चेंज टाइम से ड्यूरेशन से डिवाइड करे। यानी यहां पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां भी। ये फैराडे के थर्ड लॉ का नॉर्मल फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्मेट। डिफरेंशियल फॉर्मेट, नॉर्मल फॉर्मेट। उधर टोटल अपॉन टोटल चेंज करा है, इधर स्मॉल चेंज अपॉन स्मॉल टाइम लिख करा है। ओके सर, आगे सुनो। दोनों में से कोई भी उठा लो, मान लीजिए ये उठा लिया, तो इसमें अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं बेटे, तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है के।
देखो ये आता है ना, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया, और मैं बताना चाहूंगा बेटे इस के की वैल्यू एसआई यूनिट में 1 पाई गई, फाउंड एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब अगर मैं लिखूं इंड्यूस्ड सेकंड फैराडे थर्ड लॉ क्वेश्चंस करने के लिए इतना ही रह गया, के की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बच्चे, शाबाश। जितने बच्चों को फैराडे के सेकंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। ओके। अब एक बच्चे ने ना मेरे से पूछा, ध्यान से सुनना बेटे। उसने बोला सर मैग्नेट को ए पोजीशन से बी तक लेके गए थे ना। हाँ जी सर, ज्यादा तेजी से ले जाओ या स्लो ले जाओ, टाइम का ही फर्क है ना। मैंने कहा हाँ बेटे। कोई इससे ऐसा क्या हो गया कि इंड्यूस्ड करंट भी ज्यादा हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा हो गया। यही फैराडे थर्ड लॉ है। टीचर कहता है बेटे, जब फैराडे लॉ ने एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ ड्रा करा, अलग अलग फ्लक्स की रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ली और इंड्यूस्ड ईएमएफ की ली, और ग्राफ आ गया लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जब भी ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन आता है, तब तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा जा सकता है। ओके। अब एक बात इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सर? ध्यान से सुन लो। एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेंज। इसने बोला फैराडे को, यार तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन मैं तुम्हारे एक लॉ में ना जबरदस्त सुधार कर सकता हूँ, उस इसकी इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। फैराडे कहता मोस्ट वेलकम, इंप्रूवमेंट करो ताकि हम बच्चों को और भी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए दे सके। और कहते जी बताओ फिर क्या इंप्रूवमेंट करोगे। फैराडे कहता लेंस को, कहता यार जो तुमने ये लॉ बनाया ना, थर्ड लॉ, इसके अंदर बस एक चीज कर दे। क्या भाई? यहाँ माइनस लगा दे, यहाँ माइनस लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे। ओके। कहता अच्छा माइनस तो मैंने लगा दिया भाई, जैसे तू कहता है, लेकिन इस माइनस का मतलब क्या है? वाई लगाया, और इसका मीनिंग क्या है? माइनस क्यों लगवाया तुमने? किसने बोला? फैराडे ने लेंस को सवाल किया कि तुम भी एक अच्छे साइंटिस्ट हो, पीएचडी कर रखी है, मैं तुम्हारी बात सुन के ये लगा देता हूँ, कारण तो बताओ। अब सुन ले बेटे, कारण जो मैं कारण बताने लगा हूं उसको बोलते हैं लेंस लॉ, लेंस लॉ। ओके। तो लेंस ने उसको बोला कहीं बताओ फैराडे, नहीं फैराडे ने बोला लेंस लॉ को भी बताओ तुम्हारा क्या लॉ है। पर लेंस ने उल्टा फैराडे को सवाल कर दिया। ध्यान से सुनना, कि पहले तो तुम बताओ कि जब उसेन बोल्ट तेजी से मैग्नेट लेकर गया और लड़की धीरे से मैग्नेट लेकर गई थी आगे, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा क्यों हो गया? टाइम के फैक्टर को छोड़ के वैसे बताओ। टाइम ज्यादा है कम है तुमने बता दिया ग्राफ की मदद से, जनरल सेंस में बताओ। कहता देखो यार, असली में जब उसेन बोल्ट भागता है तो ज्यादा मसल एनर्जी इनपुट हुई क्योंकि वो तेज भाग रहा है। हाँ ठीक है बात। तो ज्यादा इनपुट एनर्जी होगी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट आएगी। ओके, इसका मतलब ज्यादा करंट निकलेगा। आई सी। तो इसका मतलब ये हुआ, फेराडे और लेंजिस दोनों मिलकर ये कहना चाहते हैं कि मोर द इनपुट एनर्जी इन द मसल पावर, लार्जर विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ, लार्जर विल बी द इंड्यूस्ड करंट। मतलब बेटर कन्वर्जन होगी किसकी? किसकी बेटर, ज्यादा मैग्नीट्यूड में कन्वर्जन होगी मसल पावर से इलेक्ट्रिकल, मसल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब फेराडे ने लेंस को बोला ओके, मैंने तो तुम्हें समझा दिया, अब तुम बताओ ये माइनस क्यों लगवाया। सुन लेना अब ध्यान से, पहले आराम आराम से सिंपल शब्दों में बताता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। लेंस कहता फेराडे को, भाई ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा ना, हाँ जी, फिर उससे जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होएगा ना, ओके, उसके पास दो ऑप्शन होंगी। या तो वो कॉइल में क्लॉकवाइज घूमेगा,
या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। हमने कहा ठीक है भाई, दो ऑप्शनों में से एक पिक करनी पड़ेगी इंड्यूस्ड करंट को। कहता है इन दोनों में से इंड्यूस्ड करंट वो डायरेक्शन फॉलो करेगा जिसकी मदद से, ध्यान से सुन लेना, जिसकी मदद से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों डेवलप हुआ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो काज ऑफ प्रोडक्शन है, काज ऑफ प्रोडक्शन, उसका हर हालत में विरोध होगा, विरोध, अपोजिशन। हमने कहा भाई वेट वेट वेट, हमें नहीं समझ आया कुछ, दोबारा बताओ दोबारा बताओ। बताया उसने। कहता देखो, जब तुम्हारी कॉइल ऐसे थी तो मैग्नेट तुम आगे को लेकर गए थे। हमने कहा हाँ जी लेकर गए थे। तो कहता इसका मतलब इसके अंदर कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ के पैदा होने का कारण क्या है? मैग्नेट का आगे को जाना, इंक्रीजिंग फ्लक्स लिंक्ड। हमने कहा जी मानते हैं, ठीक है। मैग्नेट का आगे को जाना यानी मोर एंड मोर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण है, उसी की वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा। कहता ठीक है। कहता जिस तरफ से मैग्नेट गई है ना, उस तरफ तुम्हारा अपना ऑब्जर्वर खड़ा कर दे। हमने कहा ये लो जी, ऑब्जर्वर खड़ा हो गया। कहता इस लड़के को पूछो कि करंट किधर से किधर को फ्लो कर रहा है, ऑब्जर्वर से पूछो। तो ये ऑब्जर्वर यहां पर जो करंट फ्लो कराएगा ना, वो इन दोनों में से एक डायरेक्शन में होगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन होगी ये तो बताओ। कहता देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ऐसी करंट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा जिससे काज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज होगा। काज क्या है? नॉर्थ पोल का आगे को जाना। नॉर्थ पोल के आगे को जाने को कैसे रोका जा सकता है? अगर यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप होएगा। क्यों सर क्यों, फिर क्या हो जाएगा? वे सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। मैं अपने हाथ से मैग्नेट को आगे लेके जा रहा हूं, वो काज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इसका मतलब जितना नॉर्थ कॉइल के ज्यादा नजदीक जा रहा है, उतना उस कॉइल को इंक्रीजिंग फ्लक्स मिल रहा है, और इंक्रीजिंग फ्लक्स ही काज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ओके सर, तो इस नॉर्थ के आगे को जाने के कारण का विरोध करना है, यानी मैग्नेट को आगे जाने से रोकेगा। ओके सर, तो यहां पर सर नॉर्थ पोल हो गया, ये भी हमें समझ आ गया, सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर। सर एक बात और बताओ, अगर ये मैग्नेट को पीछे को खींचते तो? तब टीचर कहता है भाई अगर पीछे को जाते तो नॉर्थ परे को जा रहा है, डिक्रीजिंग फ्लक्स का कारण बनता। अगर मैग्नेट पीछे को हटती, नॉर्थ साउथ इधर को हटती, तो इस कॉइल में यहां पर साउथ पोल डेवलप हो जाता, क्योंकि ये साउथ पोल जाते परे जाते हुए नॉर्थ पोल को पकड़ने कर कोशिश करता। दिस सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके सर, समझ आ गया। यानी मैग्नेट अगर अपने नॉर्थ पोल को लेके आगे जाती है तो यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप होता है। राइट सर, राइट। अगर मैग्नेट को हमारा हाथ पीछे को खींचता है तो डिक्रीजिंग फ्लक्स काज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इस कॉइल के यहाँ साउथ पोल डेवलप होएगा, जो कि जाते हुए नॉर्थ को ऐसे पकड़ेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, ये भी दूर ना जा तो। ओके सर, फिर भी आपने पोल्स की पोलैरिटी हमें समझाई, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो अभी भी नहीं पता लगा। अब कहेगा टीचर बेटे भूल गए, मेमोरी टूल क्या दिया था लूप रूल्स का? एंटी क्लॉक, एन कैपिटल है, क्लॉक वाइज एस कैपिटल है। सर क्या कहना चाहते हो? अगर इस लड़के को यहाँ नॉर्थ की जजमेंट हो रही है तो इसको इस कॉइल में बहता हुआ करंट पक्का एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की सुइयों के अपोजिट। ओके सर, तो सर ऊपर वाले फिगर में ये जो पिंक कलर का ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको यहाँ साउथ पोल दिखता है, तो साउथ पोल में ऐसे कैपिटल करा क्लॉकवाइज में, तो इसको करंट क्लॉकवाइज दिखेगा। ओके, किस तरह से मैंने अपने बच्चों को लेंज लॉ समझाया, एक बार फिर से इंग्लिश बोल के दिखाता हूँ। लेंज लॉ सेज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ and induced current gets developed in the coil in such a manner that cause of production of induced EMF is always opposed। अपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस लगा, माइनस लगा, माइनस लगा, माइनस लगा। जितने बच्चों को लेंज लॉ समझ आ गया
कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा करो, प्लीज रेज योर हैंड। देखो तो भाई, ये लड़के को बुलाओ जो पर्दे के पास खड़ा बैठा है, देखो सिर्फ इसी का हाथ नहीं खड़ा भाई। ये जो पर्दे के पास अकेला बच्चा बैठा, आजा बेटे माइक पे आजा जरा। अब तेरे अकेले पे टाइम लगाते हैं। ये पड़ा पेन, देखते हैं इसको क्या नहीं समझ आया। आ जाओ बेटे, शाबाश। टेल योर प्रॉब्लम, क्या नहीं समझ आया माइक पर। आपका अकेले का हाथ नहीं खड़ा था तीनों क्लासों में, मेरे को आपने कारण बताना है। माइक ओपन कर लो, नॉन मेडिकल, अपना नाम बताओ। हाँ बताओ बेटे, क्या नहीं समझ आया। मैं बताऊं? बुरा मत मानना बच्चे, तुम्हारी क्लास में अकेले तुम ऐसे बच्चे थे जो बोर्ड की तरफ देख ही नहीं रहे थे। पता नहीं नीचे कौन से सब्जेक्ट का काम करे जा रहे थे नीचे। बेटे अब माइंड ना करना, यू वर द ओनली स्टूडेंट, मैं नोट बीच में मैं अपना टॉपिक रोक के टोक नहीं सकता था। आपने गर्दन ही नहीं ऊपर उठाई, तो कैसे समझ आएगा बेटे। और कब टीचर ने पूछ लिया आपको समझ आ गया, तो आपको ये भी नहीं पता लगा, पता है। जाओ बैठो, जाओ बैठो बेटे। +2 है, ऐसे बिहेव ना करो जैसे 9th क्लास का बच्चा बिहेव करता है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ आपको, सभी बच्चे गूगल पे जाना प्लीज, उस पे लिखना +2 सब्जेक्ट इन विच मैक्सिमम कंपार्टमेंट्स अकर, या मिनिमम मार्क्स बच्चे एक्वायर। तो आप देखना बेटे, मैथ से भी ऊपर पड़ता है फिजिक्स। बाप है फिजिक्स मैथ का बाप, समझ गए। तो ये दो सब्जेक्ट बहुत तंग करते हैं। तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक्स आता है, ओवरऑल वर्ड का एनालिसिस अगर देखें, तो इसमें सिंसियर है। आपके स्कूल के टीचर ऑलरेडी वेरी बेस्ट टीचर है ऑलरेडी, तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ, आप सुन लिया करो ध्यान से। शाबाश। सो लेंजिस लॉ भी समझ आ गया बच्चों को, और फैराडे लॉ भी समझ आ गया। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं, ध्यान से सुनना, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे थर्ड लॉ, और लेंजिस लॉ, ये चारों मैं अपने बच्चों को आज समझाने में कामयाब हुआ। अगर आप कहते हो हाँ जी सर आप कामयाब हो गए, और आपने बड़ी अच्छे से फिश की एग्जांपल देके ईएमआई की डेफिनेशन भी समझा दी थी, तो जो बच्चे कहते हैं हाँ जी सर इतने चीज में तो आप कामयाब हुए हो, तो प्लीज रेज योर हैंड कलेक्टिवली। शाबाश शाबाश, थैंक यू डाउन। अब अब क्या करूं? ओके, अब है, हालांकि मैं तो आगे बढ़ाऊंगा आपको लेक्चर के मुताबिक, थोड़ा बहुत और टाइम बचा है हमारे पास बच्चे। यस बचा है। अ, मैं अपने बच्चों को एक एक रिलेशन बताता हूँ, पेपर में आ जाता है कई बार। ओके, सुनो, लो फिर ध्यान से सुनना। अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऐसे लिख दूं, बेटे सभी बच्चे इधर देखो, शाबाश शाबाश, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, लिख दिया, ठीक है। शाबाश, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये अगर मैं आपसे पूछूं बेटे ठीक लिख दिया? सर आपने ही तो बोला था माइनस साइन लगेगा लेंस लॉ की वजह से, वो लगाओ तब ठीक है सर। मैंने कहा ओके, अगर ऐसे लिख दूं, हाँ सर अब मान सकते हैं क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड वाइज डिस्कस कर रहे हैं इंड्यूस। वेरी गुड, इसका मतलब मैं यहां से लेके चल सकता हूँ, दोनों में डिफरेंस बताया इनडायरेक्टली। अब मैं आपसे पूछूं बेटे, इंड्यूस्ड ईएमएफ को वोल्टेज कहा जा सकता है? हाँ जी सर, क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी यूनिट भी तो वोल्ट है। वैसे भी वोल्टेज पहले डेवलप होती है, फिर वो करंट को भेज सकती है। बैटरी पहले लगती है, फिर कन्वेंशनल करंट आता है। ओके, तो ओहम्स लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए सर? ये सर I × R। मैंने कहा भाई आई क्या है? सर देखो आप ना इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, इंड्यूस्ड करंट का सिंबल स्मॉल आई बोला था आपने, और रेजिस्टेंस आर है उस कॉइल का रेजिस्टेंस
जिसमें इंड्यूस्ड करंट हो रहा था। मैंने कहा भाई वो तो कॉपर की थी। सर प्रैक्टिकल लाइफ में कॉपर की मल्टी टर्न कॉइल यूज होती है। जब लंबी तार स्प्रिंग की तरह यूज होएगी तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होएगा। ओके, ओके गुड। अब यहां पर मैंने लिख दिया बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फिर मैं बच्चे से पूछा बेटे ये जो करंट है इसका डेफिनेशन क्या होता है? सर करंट इज ऑलवेज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में। आई सेड ओके, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है सर, हमें कोई एतराज नहीं। तो टाइम ड्यूरेशन को दोनों तरफ कट किया जा सकता है। राइट सर, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब चेंज इन द चार्ज विच फ्लो इन द कॉइल इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स। ओके, तो इसको आप पेपर में आ जाता है, ये प्रूव करना पड़ता है कि हाउ कैन यू से। इसको वो ऐसे पूछता है पेपर में, resistance of the coil is equal to change in flux to the flow of charge। ऐसे आपको पेपर में पूछता है resistance of the coil। तो आप लोग ऊपर वाला फार्मूला याद कर लो बस, और उसका प्रूफ भी समझ आ गया। कितने बच्चों को ये छोटा सा क्वेश्चन समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। खुशी की बात यह है कि हमारा वो बच्चा भी अब एक्टिव हो गया। देखो बच्चे बच्चे ही होते हैं, समझाने से समझ गया। बच्चे ने बहुत अच्छे से सुना, शाबाश। अगली बात, दूसरी बात सुनो। ये जो चेंज इन फ्लक्स है, ध्यान से सुना, ये चेंज इन फ्लक्स इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स कैसे लिखेंगे? वही फार्मूला, बेसिक फार्मूला, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, साथ में नंबर ऑफ टर्न्स। बस इसको तो याद ही रखना है। जब भी फाइनल के अकॉर्डिंग उसने पेपर में दिया होगा न्यूमेरिकल में पुट कर दो, और इनिशियल के अगेंस्ट भी दिया होगा। अब एक छोटी सी बात मैंने जानबूझकर वहां पर छोड़ दी थी पीछे, अब यहां पर बता दूं, क्योंकि वह वहां डिटेल में जाना नहीं चाहता था। सुनो, अगर ये कॉइल हो, ओके सर, उसका एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा, एरिया परपेंडिकुलर। ठीक है सर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। और मैंने यहाँ पर हॉर्स शू मैग्नेट लगा दिया, ओके सर। तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साउथ की तरफ जाती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन हुई, ओके सर। तो मैंने आपको समझाया था फाई इज इक्वल टू एन बी ए डॉट थीटा। ठीक है सर। अब इसको मैंने आगे सिंप्लीफाई कर दिया था इतना। अब पेपर में क्या आता है, ध्यान से सुन लो। वो कहता है इसमें मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कितनी डेवलप होएगी और मिनिमम कितनी डेवलप होएगी, उसकी वैल्यू बताओ। हमने कहा लो जी, आप मैक्सिमम फ्लक्स चाहते हो ना, तो उसके लिए कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो। वो होती है कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, सभी बच्चों को पता है, 1। यस या नो? तो 1 पुट करते ही एन बी ए होगी फ्लक्स मैक्सिमम। सर लेकिन ये थीटा कितना होएगा उस केस में? मैंने कहा अभी लो, cos थीटा शुड बी इक्वल टू 1, और 1 कैन बी रिप्लेस्ड एज थीटा 0 डिग्री, और देयरफॉर थीटा कंक्लूडेड एज 0 डिग्री। सर क्या कहना चाहते हो? ये वाला एंगल बी और ए में जब 0 डिग्री होएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कट करेगी। सर क्या करना पड़ेगा? ये जो ऑरेंज कलर की कॉइल मैंने हाथ की पोजीशन में टेढ़ी कर रखी है, इसको यहां से सीधा करना पड़ेगा। सर उससे क्या होएगा? ये जो ऑरेंज कलर का एरिया वेक्टर है ना, ये उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, बी और ए, तब एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाएगा, तो आप कह सकते हो कोलिनियर हो जाएंगे। तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, 0 पुट करते ही cos 1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला ये याद रखना है, मैक्सिमम का। पेपर में आया मिनिमम फ्लक्स कितनी लिंक्ड होगी, मिनिमम। तो एक बच्चे ने बोला सर मिनिमम फ्लक्स के लिए ना cos फाई की वैल्यू -1 पुट कर दो। टीचर कहता है नो, नो बेटे, मैग्नीट्यूड वाइज देखना है आपने, मैग्नीट्यूड वाइज।
ओके सर, इसका मतलब है मिनिमम फ्लक्स सर, फिर cos फाई की आप 0 डिग्री होना चाहिए इसकी वैल्यू सर। अच्छा, जीरो कब होएगी सर? वेरी सिंपल, आपको पता है ना, आपको तो बेसिक मैथ भी नहीं आता सर। cos थीटा इज इक्वल टू 0 होता है जब cos 90 के बराबर हो, तो थीटा शुड बी 90 डिग्री। मैंने कहा वो सिचुएशन कैसे होगी सर? ये जो ऑरेंज कॉइल है ना, आप इसको ध्यान से सुनो। ये मैंने मोबाइल पकड़ा, देखो इस पोस्चर में है ये कॉस। इसको सर आप ना ऐसे से घुमा के ऐसे कर दो। मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा, देखो फिर से देखो, इस पोस्चर से ऐसे। सर जब आप ऐसे कर दोगे ना, तो एरिया वेक्टर ऑरेंज वाला ऊपर को आ जाएगा। ओके, एरिया वेक्टर क्या ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो थीटा का 90 डिग्री होते ही फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, और मिनिमम फ्लक्स होगी 0 वेबर लिंक्ड 0। कितने बच्चों को समझ आ गया मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। वेरी नाइस। आज के लेक्चर की शायद एक और बात हो पाएगी, आज लास्ट शायद हो पाएगा। बेटे ये जो टीचर ने बोला था ना बी, ये बोला था ना फाई, ये बोला था ना एरिया वेक्टर। ओके, तो इनकी बेटे ध्यान से सुनना, ऐसे यूनिट्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसकी ऐसे यूनिट क्या बोली सर? टेस्ला। टेस्ला। इसकी ऐसे यूनिट क्या है? मीटर। इसकी ऐसे यूनिट क्या है? वेबर। WEVER, वेबर। ओके, तो एक चीज देखो, मैंने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि फ्लक्स की वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकलों के लिए तो ठीक है डाटा, फॉर न्यूमेरिकल्स। पर आपको तंग करने के लिए कभी कभी सीजीएस में डाटा दे देता है। इसका यूनिट सेंटीमीटर, इसका यूनिट बेटे मैक्सवेल। मैक्सवेल। इसका यूनिट होता है गाज। इसका यूनिट गाज। ओके, तो सर फिर इससे अगर इसमें दे दिया तो हम न्यूमेरिकल नहीं कर सकते? नो बेटे, आपको ये कन्वर्ट करने पड़ेंगे ऐसे यूनिट। सर कन्वर्जन फार्मूला तो बताओ, तभी कर पाएंगे आपके बच्चे। अभी बता देते हैं, ये तो सारी दुनिया को ही पता है, लेकिन एक टेस्ला में सभी बच्चों ने याद रखना है 10,000 गाज के बराबर होता है। 1 टेस्ला 10,000 गाज, 10⁻⁴। और एक मैक्सवेल में 10⁻⁸ मैक्सवेल होते हैं। समझदार बच्चे ने इमीडिएटली ये तीनों पॉइंट नोट कर लिया है जल्दी से। आप मेमोरी पे विश्वास ना करना, कॉपियों पे विश्वास करना। भूल जाता होता है सर, हम नहीं भूलते। नहीं भूलते तो बताना जरा, संडे वाले दिन कौन से कपड़े डाले थे पिछले संडे को? कल वाले संडे नहीं, पिछला संडे। तो कुछ भी याद नहीं होता ब्रेन को। कॉपियों पे यकीन करो, ब्रेन पे नहीं करना। सब कुछ नोट कर लो। और बेटे यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, यहाँ थोड़ी सी बेटे। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, ये ठीक कर लेना बच्चे थोड़ा सा। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ओके, अब सभी बच्चों को असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करिए। देखो दे दी ना, पहला न्यूमेरिकल करके देखो, इसका पहला न्यूमेरिकल, शाबाश। कितने में ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर चेक करता हूँ कितना है। हाँ बेटे, बस ये लेक्चर न्यूमेरिकल तो नहीं हो सका। देखो सभी बच्चे सुन लो, मैंने ये असाइनमेंट आपको दी है। आप अगर इसको घर जाके करोगे ना बेटे, कल अगली बार कराऊंगा मैं आपको, जब क्वेश्चन मैच होंगे तो आपको बहुत खुशी होगी मेरे से। कितने बच्चे मेरे से प्रॉमिस करते हैं सर, होए चाहे ना होए, लेकिन हम इसको एक ट्राई जरूर करेंगे? प्लीज रेज योर हैंड ऑनेस्टली। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली देखो, एक बच्चा नहीं कर रहा है, शुरू में ही चोर है उसके। नहीं, पहले प्रॉमिस तो करो टीचर का। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे को। आपने अच्छे से करना है, नहीं हुआ तो मैं हूं सर, हूं सर। थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आ गया। अगर यस तो वेव योर हैंड, वेव योर हैंड अगर आज का लेक्चर समझ आया। बहुत ही प्यारे बच्चे, बाय बाय। हरे कृष्णा, सत नाम श्री वाहेगुरु।